सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। मैं निखिल सबलाना नई दिल्ली से और मेरे साथ हैं दिल्ली से प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी। सर, आपका स्वागत है। अमृतलाल थैंक यू। रावल जी धन्यवाद। एक प्रकाशक रहे, एक प्रोफेसर रहे, एक जर्नलिस्ट रहे और खास करके जो जाति के मुद्दे हैं उस पर वे निरंतर कई सालों से लिख रहे हैं। साथ में मेरे हैं माननीय दुर्गा प्रसाद मीणा जी राजस्थान से, जो कि अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के झुंझुनू के जिला अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दुर्गा प्रसाद मीणा जी वैसे तो बैंकिंग के अंदर सर्विसेज में रहे, लेकिन साथ ही कई सालों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। आज का जो विषय है, जैसा कि बहुत से लोगों ने देखा है कि पिछले दिनों तीन घटनाएं घटी हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता हुई, दो राष्ट्र बन गए, एक मुस्लिम राष्ट्र, एक हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र। बंटवारे में हमने देखा कि किस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को मारा गया, धर्म के नाम पर महिलाओं के बलात्कार हुए, धर्म के नाम पर लोग, जिंदा लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए। जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, जो धर्म के नाम पर हुआ, उसमें जब लोग आए, जो लोग आ रहे थे पार्टीशन में, और यहाँ पर जब वो रह रहे थे जगह जगह, तो वहां पर बीमारियां फैली और उस बीमारी से ही लाखों लोग मर गए। और चील, कौवे, गिद्ध आकर लोगों की बोटियां नोच नोच के खा रहे थे। मेरे पास खुद फोटो है जहां पर लाशें पड़ी हुई हैं और गिद्ध लाशें नोच के खा रहे हैं। ये क्यों हुआ? ये धार्मिक बंटवारे से हुआ। एक भारत बना जिसमें बहुसंख्यक हिंदू, पिछले 11 साल से एक सरकार है जिसका मंत्र है हिंदू। लेकिन जो ये तीन घटनाएं घटी हैं, ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम एक तरफ तो धर्म की जो विभाजन है उसको तो हमने झेला, आज भी झेल रहे हैं, और एक तरफ ये 2000 साल से जातिवाद चल रहा है हिंदू धर्म के भीतर। इटावा में घटना हुई, यादव समुदाय के व्यक्ति अगर भगवत कोई कथा करने बैठे, कथा हो गई, सब कुछ हो गया, बाद में पता लगा कि उनकी जाति ब्राह्मण नहीं है, तो फिर उनके साथ जो हुआ है वो आप सब देख रहे हैं। उनके बाल काटे गए, उनको गंदी गंदी बातें बोली गई, उनकी चार अंगूठियां सोने की ले ली गई, जिसमें से तीन उन्होंने बेशक वापस कर दी बाद में। पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया और एक ब्राह्मण महिला के मूत्र से को उन पे छिड़का गया और कहा गया कि इस मूत्र से तुम शुद्ध हो गए। दूसरी घटना जंगम ओडिशा के अंदर हुई कि आदिवासी दलित समुदाय, शेड्यूल कास्ट के लोग, वो दहेज में अपनी बेटी को देने के लिए गाय लेने गए, तो वापसी में तस्कर बोल के उनको कि गौ तस्कर है, उनको प्रताड़ित किया गया, उनके भी बाल काट दिए गए और उनको पशु की तरह चलाया गया, उनके गले में पशुओं की माला पहनाई गई। और तीसरी घटना राजधानी के अंदर हुई है, पार्लियामेंट से, संसद से मात्र 20 किलोमीटर दूर मंगोलपुर गांव में, जहां पर एक वाल्मीकि समुदाय, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति की, जाट समुदाय के व्यक्तियों ने उनकी पिटाई करी, उनकी महिलाओं के साथ कपड़े फाड़े और बुरी तरह से उनको पीटा है। और जो गाली गलौज है वो तो अलग है। ये तीन घटनाएं हिंदुओं की, बहुत अच्छा, मैंने तो ये शब्द कभी इस्तेमाल भी नहीं किया, हिंदुस्तान, ये है असली हिंदुस्तान। जो कि राहुल गांधी कभी भी नहीं बोलते भारत, कभी भी इंडिया नहीं बोलते, हमेशा बोलते हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान, बीजेपी का हिंदुस्तान, आरएसएस का हिंदुस्तान, सावरकर का हिंदुस्तान। मैं शुरू करूंगा हिंदुत्व से। प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी, सावरकर का हिंदुत्व सफल हो रहा है? क्या कहते हैं आप? बात यह थी कि सावरकर की जो किताब थी, वीर सावरकर की हिंदुत्व, वो मुझे भेंट में दी गई थी, और वो भी हिंदू महासभा भवन में।
उस समय मैं अखबार में, उनकी जो अखबार थी हिंदू सभा वार्ता, उसमें मैं आर्टिकल लिखता था। तो मुझे एक दिन उनके जो संपादक थे उन्होंने बुलाया और मुझे उन्होंने गिफ्ट में वो किताब दी, हिंदुत्व। वो किताब अगर आप पढ़ें तो बहुत ही अच्छी किताब है, और उसमें सारा जो है ना पता लगता है कि सर हिंदुत्व का मेरे पास भी मतलब क्या रखी है। है, मेरे पास भी है, मैंने उसे पढ़नी शुरू करी थी। मुझे तो लगा कि सावरकर बड़े ही अपरिपक्व लेखक थे, अपरिपक्व रिसर्चर थे, चलो, अपरिपक्व उनकी आपकी इतिहासकार थे। मर्जी है। वो मुझे ऐसा लगा कि वो इट इज एन ऐसे, एक ऐसे की तरह से है हिंदुइज्म के ऊपर, और जो भी कुछ आदमी समझना चाहता है वो समझ ले। बाकी मेरी जो इन घटनाओं के ऊपर जो मेरी टिप्पणी है वो ये है कि ये बहुत ही गलत हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि हर जाति के लोग को जो है ना पूजा पाठ और ये जो है ना वो करनी चाहिए। मतलब वो पुजारी बनना चाहिए। अब ये अगर कथावाचक बने हैं, कथा इन्होंने की है, तो इसमें गलत क्या है? जाति के काम से बाहर लोग आना चाहते हैं, इसीलिए वो रिजर्वेशन मांगते हैं। जो जो जातिगत व्यवस्था में जो काम है, हर जाति के साथ जो काम है, उस काम से लोग बाहर आना चाहते हैं, वो करना नहीं चाहते, वो नया काम करना चाहते हैं। तो नए काम करने के लिए उनको एक तो ट्रेनिंग, और दूसरा उनको जो है ना अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए काम करने का। अब इन्होंने मौका ढूंढ लिया काम करने का, इन्होंने कथा की, तो फिर इनको इतना दंडित क्यों किया गया? बाल काट दिए गए, चोटी काट दी गई, क्यों काटी गई? ये कोई जो जिन्होंने ये चोटी काटी है, ये बहुत गलत किया है, इन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया है। हिंदू समाज में जो है कड़वाहट बढ़ेगी इससे, बहुत ज्यादा कड़वाहट बढ़ेगी। और मान लीजिए कल कोई जो दोनों जो है यादव बंधु ये कहीं और चले, किसी और धर्म में चले जाते हैं, तो फिर इनको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। इसी वजह से हिंदू समाज का बंटवारा हुआ, इसी वजह से ये देश का बंटवारा भी इसी वजह से हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर बार बार कहते थे कि यूनिटी होनी चाहिए, और यूनिटी के लिए जो है ना समरसता होनी चाहिए। तो बिल्कुल समरसता जो आपने सही करने कहा, वाले हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते थे, उससे मैं आऊंगा और बातों पे भी। जी, मैं अभी दुर्गा प्रसाद मीणा जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। दुर्गा प्रसाद मीणा जी, आपका जो क्षेत्र पड़ता है राजस्थान, जो राज्य बाद में बना बहुत सारी रियासतों को मिलाकर, इस राजस्थान के अंदर दो विशेष बातें हैं। वो ये कि एक तो यहाँ पर मुगलिया सल्तनत सल्तनत का प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मुगलों से संधि हो गई थी। दूसरा, यहाँ पर ब्रिटिश का भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश से भी संधि हो गई थी। तो ये एक बड़ा ही अनूठा प्रदेश है, जहां पर जो मनुस्मृति की, मनुवाद की जो सूत्र हैं, जो उसकी शिक्षा है, वो इतनी बढ़िया सेट है आज तक 2000 साल से, कि राजस्थान में मुझे याद है, हम जब बस में भी बैठते थे, जब मैं छोटा था, तो बस में भी कोई आके बाजू में बैठता था, तो उसका अगला सवाल होता था, थारी जात कौन सी है। मुझे याद है कि मैं एक बार जयपुर के अंदर, हमारे रिश्तेदार थे जयपुर में मालवीय नगर में, और ये वर्ष 1988 89 की बात होगी, हम जा रहे थे, तो हमने किसी का पता पूछा, हमारे रिश्तेदार का। तो वो पता बताने से पहले कहते हैं वो जो एससी है। तो वो जाति की जो पहचान राजस्थान में, और जब ऐसी घटना घटती है देश के अंदर, तो ऐसे क्षेत्र में क्या लगता है आपको, ये क्षेत्र राजस्थान का जातिवाद से उभर रहा है, ये ऐसी घटनाओं का वहां पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए सर्वमान्य जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत जोहार। जय भीम, जय संविधान। सर, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां लंबी चौड़ी हैं और यहाँ सभी तरह की जातियां रहती हैं। इसमें जाति प्रथा का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है। हर क्षेत्र के अंदर जातिवाद भरा पड़ा है।
और विशेषकर इन 10-11 सालों में तो जातिवाद ज्यादा ही हावी होता जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो आपने 3 घटनाएं बताई। अभी हमारे झुंझुनू जिले के अंदर जातिवाद इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब राजस्थान में ये जो सरकार आई है इसके बाद में यहाँ भी राजस्थान में भी विशेषकर झुंझुनू जिले में भी ऐसी घटनाएं होने लग गई जो पहले हमने कभी नहीं सुनी थी। जातिवाद के जाति के आधार पे अभी एक 3 दिन पहले ही लड़की की शादी थी, एससी समाज का था, उनकी जमीन खेत के ऊपर बसे हुए थे 80 साल से। उनकी जमीन के चारों तरफ जाटों की जमीन थी, जाटों ने रास्ता बंद कर दिया और बारात के लिए आने के लिए रास्ता ही नहीं छोड़ा, पगडंडी छोड़ी। तो वो इतने परेशान हो गए और उनके साथ भी जातीय गालियां देकर अभद्र व्यवहार किया गया, मारने की धमकियां दी गई। तो राजस्थान में तो ऐसी घटनाएं अब विशेष तौर से बहुत ज्यादा उभरने लगी। विशेषकर झुंझुनू जिले में जाटों में इतना जातिवाद या जाट इस तरह की हरकतें नहीं करते थे, लेकिन यहाँ तो हर कोई जात आज श्रवण कास्ट यानी ब्राह्मण बनना चाहती है। हर आदमी में ये इच्छा है कि मैं भी पंडित जी कहलाऊं, मैं भी ब्राह्मण बनूं। तो ये जो बीमारी है ये SC ST OBC के लोगों में बहुत ज्यादा है। चाहे आप वो कथावाचक की घटना देख लो, कथावाचक को कथा करनी ही क्यों थी? वो तो पाखंड बढ़ा रहा है, वो आदमी तो वो ब्राह्मणों का मनोबल बढ़ा रहा है, ब्राह्मणों की वो उनकी साख बढ़ा रहा है। तो उसको करना ही नहीं चाहिए। क्यों? हिंदू 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 है कौन? SC ST OBC माइनॉरिटी ये तो हिंदू है नहीं, आखिर हिंदू है कौन? तो हमारे लोग SC के लोग देखो, ST के लोग देखो, राष्ट्रपिता को भी मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। तो फिर इससे बड़ा जो देश का प्रथम नागरिक है उसके साथ इतना छुआछूत भेदभाव हो रहा है और वो चुपचाप बैठे सहन कर रहे हैं, तो आम आदमी की क्या औकात है? राजस्थान में तो कदम कदम पे जातिवाद भरा पड़ा है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, अब क्यों बढ़ रहा है ये? राजस्थान में क्यों बढ़ रहा है? बट इसलिए रहा है कि आज मनोवादियों की सरकार है, सेंटर के अंदर, राज्य के अंदर मनोवादी सत्ता स्थापित है। तो ये हर जगह सरकारी कार्यालयों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में, सार्वजनिक होटल पे, ढाबे, सार्वजनिक संस्थाओं में, सब जगह जातिवाद को बढ़ावा दे दिया है। इनकी सरकार आने के बाद में जातिवाद के आधार पर भेदभाव हो रहा है, मारपिटाई हो रही है, मुकेश मुकदमे हो रहे हैं। तो इस बीजेपी सरकार जब से राजस्थान में आई है, 2 साल होने को जा रहे हैं, तब से उसके बाद में खुलेआम सरासर ये बदमाशियां हो रही हैं। ब्राह्मण लोग या अन्य कास्टें सब अपने आप को ब्राह्मण बनाना चाहती हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं। जातिगत क्योंकि उनका संघर्ष कुछ बढ़ होता रहा नहीं है। है, कानून कार्रवाई होती नहीं है। जातिगत संघर्ष और बढ़ रहा हाँ है। बिल्कुल बढ़ रहा है। आप जो कह रहे हैं कि इनको कथा क्यों करनी चाहिए, जी। तो ब्राह्मण है और उसके अंदर आडंबर है या जो भी है, अंधविश्वास है, वो फैला रहे हैं। अब इसमें तो जी। ये भी है ना कि ब्राह्मण भी बाकी कामों में आ रहे हैं ना, जैसे वो डॉक्टर बन रहे हैं, शल्य चिकित्सक बन रहे हैं, सर्जन बन रहे हैं, जो कि शूद्र का काम था। सर्जरी करना तो शूद्र का काम था। अब वो चमड़े के व्यापार में आए हुए हैं। चमड़ा करना तो जो है वो अंत्यज का, शेड्यूल कास्ट का काम है। अब ये तो लेकिन हो ही रहा है ना, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? पर शेड्यूल कास्ट तो जाके ब्राह्मणों की पिटाई नहीं कर रहे। शेड्यूल कास्ट तो जाके ब्राह्मणों के सिर नहीं मुंडवा रहे। अगर हम सिर्फ यही कह दें कि भैया आप ब्राह्मणों के काम नहीं करो, ये तो ये तो एक तरफा बात हो गई ना। ये तो सर ये लाइसेंस तो इन्होंने खुद ने इशू कर रखा है ना। ब्राह्मण कहता है कि मैं ही कथा करूंगा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। और ब्राह्मण दूसरा कार्य करता तो अन्य जातियां SC ST OBC माइनॉरिटी इनका एक साथ होके और विरोध नहीं करती हैं। जबकि ये जाति आज कथावाचक के साथ में जो कथा किया उसने, उसमें सभी जाति के लोगों ने मिलकर उनका वो शोषण किया, अत्याचार किया उनके ऊपर। ऐसा हमारे SC ST OBC में नहीं है। हाँ, क्योंकि शास्त्रों में ये नहीं लिखा हुआ ना। शास्त्रों में ये है कि ब्राह्मण कुछ भी कर सकता है, किसी की भी महिला से शादी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी आपसे पूछना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जैसे जब ऊना में घटना हुई थी गुजरात में, वहां तो शेड्यूल कास्ट के साथ हुई थी,
उनकी पिटाई हुई। और ये जो जितनी भी घटनाएं जो हुई है, एक तो गौ रक्षक दल छोड़ दिए गए बीजेपी आरएसएस द्वारा, जाओ गायों को बचाओ और इंसानों को मारो। बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेवार है आपके हिसाब से? देखिए जी, जो ये दुर्गा प्रसाद जी ने कहा कि वहाँ जातिवाद बढ़ रहा है, तो वो तो बात समझ आ रही है। लेकिन ये जो आपने कहा कि वो पूना में क्या हुआ था, मुझे पता नहीं, क्या मैं मुझे याद नहीं। पूना में ये लेकिन वो हुआ था, गाय के मांस की तस्करी के नाम पर, जो कि गाय का मांस निकला भी नहीं, तस्करी के नाम पर शेड्यूल कास्ट के लोगों की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई थी गुजरात में। और उसी को लेकर 2 अप्रैल का भारत बंद हुआ था 2018 के अंदर। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये ये तो, लाइसेंस दे दिया सरकार हाँ, ने, जाओ ये तो बहुत एक्सपोर्ट करो। गलत कि हुआ गाय है का कि अगर मीट एक्सपोर्टर मारपीट हुई करेगा, है। बड़ा एक्सपोर्टर करेगा, गरीब करे, छोटा छोटा कसाई करे, उसको पकड़ के मारो। और ले जाने वाले को पकड़ के चाहे दो चारों मार दो। पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी सरकार आई थी, तो झज्जर के अंदर 5 शेड्यूल कास्ट के लोगों को जिंदा जला दिया था, इसी के ऊपर कि गाय का चमड़ा लेने आया है। वो तो चमड़े के बहुत पुराने व्यापारी थे, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का, उनका तो चमड़े का व्यापार का काम था। जो चमड़ा देता तो खरीद लेते, खरीद के निकल जाते। तो ये लाइसेंस देती है बीजेपी, जाओ लोगों को मारो जानवर के लिए। हाँ, वो तो किसी को मारना तो गलत है। वो जो अपना परंपरागत काम कर रहा है, तो वो अ, उसको हक है करने का। अब तो नए काम में घुसने का भी जो है वो अधिकार नहीं, है। लेकिन लोगों को प्रताड़ित करने रिजर्वेशन का आदमी जैसे क्यों हुआ है, लेता है? जैसे ये हुआ है उड़ीसा के अंदर गाय की तस्करी के नाम पे, कोई भी आके किसी को भी प्रताड़ित कर सकता है। ये जैसे नहीं, हिटलर के ये टाइम गलत पे है। हिटलर के ने एक फौज बना रखी थी कि जाओ किसी भी यहूदी को पकड़ लो। हम तो सब यहूदी हो गए, जो भी कोई काम गाय के काम में लगे हुए सब यहूदी है। हिटलर राज चल रहा है, आपको लगता है? नहीं, ये तो गलत बात है जी, किसी को प्रताड़ित करना सिर्फ इसलिए कि वो एक खास काम कर रहा है। तो उसकी मर्जी है, जो वो मर्जी करे। अगर वो कथावाचक करते हैं, कथा करते हैं, तो उनकी मर्जी है। जिसने सुनना है सुने, नहीं सुनना ना सुने। अब आप अगर शिक्षा नहीं देंगे और फिर अपने आप को कुछ भी समझे समझे तो समझते रहे, फिर आप दक्षिणा भी क्यों मांगते हैं, गुरु दक्षिणा भी क्यों मांगते हैं? अब मेरा जो गाइड था, जैसे मैंने आपको बताया, मेरिट यूनिवर्सिटी में, वो भी शर्मा था। और जाते ही जो है ना, उसने कहा कि 4,000 रुपये दे दो, मैं आपको पीएचडी की डिग्री ले दूंगा। मैंने सब कुछ लिख लिया था पिथी से। मैंने कहा जी, आई विल नॉट बाई ए डिग्री, मैं खरीदूंगा नहीं डिग्री को। मैंने मेहनत की, लिख दिया, लेकिन उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, तो मेरे दिल से भी पीएचडी उतर गई। तो मैं बिना पीएचडी का प्रोफेसर हूँ। तो इसलिए अब मुझे बड़ा फख्र है इस बात के ऊपर कि मैंने किताबों की सेवा की, अम्बेडकरवादी साहित्य की सेवा की, और अपने जो प्रोविडेंट फंड का पैसा जो है खर्च किया। हालांकि मुझे अरब लीग चाणक्यपुरी के दफ्तर से आया था फोन कि वी वांट टू कोऑपरेट विद यू, वांट टू विजिट योर ऑफिस। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि आई एम नॉट फॉर सेल। तो मतलब अगर मैं भी कहीं गिर जाता, कहीं किसी के आगे ले लेता किसी से पैसे, तो मैं भी एक दो टीवी चैनल बना लेता। लेकिन मैं अपने पंखों पर उड़ना चाहता हूँ, बस। मेरा केवल यही लक्ष्य है। लेकिन आपने बीजेपी ने जो लाइसेंस दे रखा है गौ रक्षक दल के नाम पे, जो बीजेपी ने लाइसेंस दे रखा है गौ रक्षक दल के नाम पे, उसे आप कैसे देखते हैं? गौ रक्षा, दल, जो गौ गौ रक्षक दल रक्षा। बने हुए हैं। अच्छा, मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता इनमें, ना ही मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। तो आप दुर्गा प्रसाद वो मीणा जी, काम, आप कैसे देखते वो हैं? तो मोदी जी ने भी कहा था एक बार कि जो ये जो गौ रक्षा वाले हैं, ये नहीं तो बहुत पकड़ के जो है मोदी ना जी, गलत मोदी काम जी कर पकड़ के एक बार सबको जेल में डाल दें। मोदी जी पकड़ के सबको जेल में क्यों नहीं डालते? रहे। कहनी और कथनी में फर्क है ना मोदी जी की। उनकी मर्जी है जी, सही उनकी बात मर्जी है, है। उनकी मैं तो मर्जी है। बहुत बिल्कुल। छोटा सा आदमी हूँ, मैं तो। जी सर, बिल्कुल। हम सब बहुत छोटे हो गए हैं। शायद ये छोटा बनने के लिए हमने प्रजातंत्र अपनाया था, डेमोक्रेसी अपनाई थी। हम
छोटे हो गए हैं। कल मैं एक कार्यक्रम देख रहा था कि एक बहुत बड़ी लिस्ट है गुजरात के और बाकी जगहों, गुजरात के खास करके आईपीएस ऑफिसर्स की। वो सब आईपीएस ऑफिसर भी छोटे हैं, नौकरी से निकल गए, निकाल दिए गए, जेल में हैं, कोई और नौकरी कर रहे हैं आईपीएस ऑफिसर्स। मुझे याद है कि कुछ समय पहले मेरी भी एक आईपीएस ऑफिसर से बात हुई थी किसी मामले में। तो उन्होंने कहा था तो चुपचाप बैठ जा, तेरे को पता नहीं है ये आरएसएस की सरकार है, कुछ भी किसी को उठा के जेल में डाल सकते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ चलो मजबूत सरकार है, लेकिन ये जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की घटनाओं में तो जेल में उठा के नहीं डाला जाता। तो अभी क्या हुआ है कि जो ब्राह्मण समुदाय है, मैं सबको बुरा नहीं कह रहा, कल भी हमने एक कार्यक्रम किया, उसमें ब्राह्मण समुदाय से भी हमारे कार्यक्रम में आई थी एडवोकेट प्रभा मिश्रा झा जी। लेकिन अब एक और नई सीन, नया चीज देखने को मिल रही है कि जो ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोग हैं वो उल्टा आके धरने दे रहे हैं। और जो कथावाचक है, अब उनके दो वो निकले हैं आधार कार्ड, एक कथावाचक के, अब हो सकता है उन्होंने नाम चेंज कराया, जो भी हो। तो मुद्दा अब घुमा के यहाँ पर आ रहा है। तो इस पे मैं दुर्गा प्रसाद मीना जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसा कि आपने कहा कि और जातिवाद बढ़ रहा है, और सरकार आपके यहाँ पर तो राजस्थान में ऐसी है जो कि समर्थन कर रही है इस चीज का। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या लोग क्या करेंगे, राजनीतिक रूप से क्या करेंगे, उनके सामाजिक जो आपसी संबंध है वो किस तरह से प्रभावित होंगे, क्योंकि पहले से ही जातिवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है राजस्थान। देखिए सर, राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है, और जो सरकार में विधायक बैठे हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी हैं बीजेपी से, वो सारे उनके मुंह सिले हुए हैं। वो कुछ नहीं बोलते हैं। पर्ची मुख्यमंत्री हैं, पर्ची मुख्यमंत्री ने जो आदेश निकाल दिया वो उसके लिए गर्दन हिला देते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज जगह जगह जातिवाद बढ़ रहा है राजस्थान में। अभी 9 जून को भी मुख्यमंत्री भजन लाल के क्षेत्र में भरतपुर जिले में भी डॉक्टर विनोद मीणा की हत्या कर दी गई है, और उसका CMHO शर्मा था, उसको जिंदा जला दिया गया है, दुर्घटना का नाम दे दिया गया है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उसको सिर्फ एक्सीडेंट करके और सिर्फ मामले को दबा दिया गया है। तो भजनलाल के सरकार के समय तो बहुत कुछ हो रहा है। डिम्पल मीणा को मार दिया गया था जातीय आधार पे। उसके जो मर्डर में शामिल थे उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करके ये उस बच्ची के माँ बापों को ही गिरफ्तार डिम्पल कर मीना लिया केस गया। के बारे में कुछ बताएंगे? डिम्पल मीना केस के बारे में मुझे पता नहीं है, मैंने लेकिन जस्ट ऐसे पढ़ा था कई कई जगह। डिम्पल मीणा मूक बधिर लड़की थी, 11 साल की, और वो स्कूल में पढ़ने जाती थी। उसके मम्मी पापा उसको मूक बधिर स्कूल में डाल रखा था। छुट्टी के अंदर आई हुई थी, तो उसको उससे उठाकर घर के आसपास से और उसके साथ घिनौनी हरकत करके उसको जिंदा जला दिया था। के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मूक बधिर लड़की को जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं, उस बच्ची को क्या माँ बाप मार सकते हैं क्या? क्या मामा मार सकता है क्या? उन्होंने शिकायत की तो उन्हीं माँ बाप को और उसके मामा जी को डाल दिया जेल में। आज तक वो अंदर जेल के अंदर पड़े हैं। हमारे SC ST के विधायक काफी हैं। किरोड़ी लाल मीणा भी बहुत नाचता है समाज के लिए कि मैं समाज का हितैषी हूँ, समाज का बाबा हूँ, लेकिन उसने चूं तक नहीं किया। और आज भी वो मूक बधिर बच्ची के माँ बाप और मामा जी जेल के अंदर पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है। एक थप्पड़ मारने के कारण मुनियारा तहसील में नरेश मीणा को जेल में डाल रखा 7-8 महीने से, थप्पड़ मारने के कारण। और उस मुनियारा गांव के अंदर समरावता गांव में प्रशासन द्वारा इतना अत्याचार किया गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं रही है। ST आयोग ने रिपोर्ट दे दी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये है बस सरकार, ये है मनवादियों की सरकार। प्रोफेसर अमृतलाल तो लाल जी, जातिवाद बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल, आप जैसे बता रहे हैं, आपने तो 3-4 केस बता दिए और ये सोचते हुए मैं मजबूर हो गया। इसीलिए मैंने प्रोफेसर
अमृतलाल रावल जी से प्रश्न पूछना चाहा, क्योंकि वो तो उनको उन्होंने तो वो देखा है, बंटवारा, विभाजन की विभीषिका। क्योंकि वो उनका परिवार हिंदू था, इसलिए उनको पलायन करना पड़ा, जान बचानी पड़ी। लेकिन देश में तो तब भी हिंदू थे। हिंदू मुख्यमंत्री जो उस समय प्रधानमंत्री कहलाते थे वे थे। सरकार तो चला रहे थे हिंदू। तो अब ये स्वतंत्रता में तो पूरी तरह से हिंदुओं के हाथ में आ गई सरकार। तो क्या लगता है आपको सर, ये हिंदू तब भी फेल थे, ये हिंदू अब भी फेल है? अच्छा जी, जिस समय बंटवारा हुआ था तो उस समय पंडित नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर। और वो अपने आप को कहते थे एक्सीडेंटल हिंदू, कि मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, मैं तो तो अब मतलब तो बिना मोदी जी बात के के। राज में भी हो रहा है। ये भी एक्सीडेंटल हिंदू हैं। हाँ, अमित शाह वो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। उन्होंने अपने आप को, उन्होंने एक ऐसे भ्रष्ट सिस्टम को खड़ा किया कि एक रिफ्यूजी वहां से आया और उनके दफ्तर में गया और कहा जी कि आपके जो एक क्लरिकल लोग हैं ये रिश्वत मांगते हैं। तो पंडित नेहरू ने कहा कि इनको हटा के अगर मैं और किसी को रखूंगा तो वो भी रिश्वत मांगेगा। मतलब उसने जस्टिफाई कर दिया। शुरू से ही कोई इच्छा नहीं हुई, कोई मतलब कोशिश नहीं हुई कि एक करप्शन फ्री इंतजाम जो है हो। सर तो अभी तो इसलिए वो देश के अंदर देश ने देखा कि एक जज के यहाँ पर नोटों के थैले मिले, और जज की सजा ये हुई है कि आपका ट्रांसफर हो गया। जुडिशरी में ऑटोनॉमी का, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी 11 साल हो गए, वाजपेयी जी 6 साल रहे, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस बुरी, बहुत बुरी, 17 साल तो मिले बीजेपी को। तो आज तक ये जो ऑटोनॉमी है जुडिशरी की, ये क्यों नहीं खत्म हुई? कि अगर जज के यहाँ करोड़ रुपया मिलेगा, और आज तक एक जज पे मेरे ख्याल से अभियोग चला, आज तक किसी जज को अभियोग से हटाया नहीं गया। एक शेड्यूल कास्ट का जज, जस्टिस कर्णन हाई कोर्ट का, उसी को फिर जेल में डाल दिया गया। ये तो इनके हाथ में था। मैं इन हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, 17 साल से सरकार में, और कई राज्यों में भी है। ये हिंदू फेल हो गए राजनीति में। अब मैं क्या कह सकता हूँ सर, फेल हुए या नहीं, लेकिन ये बात तो बहुत गलत हो रही है। जो जो भी आज ये इंसिडेंट हुआ है बाल काटने का, ये बहुत ही कड़वाहट पैदा करेगा समाज में। तो इसलिए सरकार को या योगी जी को कुछ करना चाहिए। और जिन्होंने ये दोष ये गुनाह किया है उनको दंडित किया अच्छा, जाना योगी चाहिए। जी का बुलडोजर अभी तक नहीं चला। मुसलमान होते तो तुरंत चल जाता, 24 घंटे के अंदर चल जाता। तो जाति देख के बुलडोजर चलता है। मैं मीना जी आपसे बात करना चाहूंगा, ये जो बुलडोजर की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, अगर ये ऐसी राजनीति आ गई राजस्थान में, या आ चुकी है मुझे तो पता नहीं, इस बुलडोजर राजनीति पे आप क्या कहेंगे? कि जाति देखकर तो बुलडोजर नहीं चल रहा, धर्म देख के चल जाता है, या शायद सर हमारे में हो, सर SC ST सर होती है। ये जो बुलडोजर राजनीति चली है, ये बुलडोजर राजनीति उत्तर प्रदेश से चली है और ये राजस्थान में भी आ गई। कांग्रेस के सरकार में ही आ गई थी ये, और झुंझुनू में भी आई थी। जब कांग्रेस के विधायक थे, उसने अपने गांव के अंदर एससी के लोगों के मकान तोड़वा दिए, अपनी साइड में जाटों के मकान नहीं तोड़वाए। तो बुलडोजर बुलडोजर राजनीति तो थी, वो क्या थी? अब ये तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इस शुरुआत से ही यहाँ भेदभाव, छुआछूत, ये नेहरू जी के टाइम से ही शुरू हो गया था राजनीति के अंदर। जब प्रथम इलेक्शन हुए तो उसमें 60% सीटें ब्राह्मण समाज को दी गई थी, 46% जीत के आए थे। तो तभी से सभी जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, विधायिका है, लोकसभा है, इनमें सब जगह ये आज बहुतायत की संख्या में है और अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। अपना जो इनका विचार होता है उसको लागू करते हैं, संविधान की बातें लागू नहीं करते हैं, समानता के अधिकार को लागू नहीं करते हैं। मुसलमान के अगर उसका तो बदमाशी है कि नहीं है वो तो पता नहीं, जब कोर्ट फैसला देगा तब आएगा। लेकिन जज भी यही बन रहे हैं, पार्लियामेंट भी यही बन रहे हैं योगी जी, और सारा इनके ही हाथ में है। तो ये जो बुलडोजर की राजनीति है, धीरे धीरे सभी बीजेपी के राज्यों में फैलती जा रही है।
मनमर्जी मैंने भी ये लॉ कर रहे हैं बीजेपी के लोग। मैंने भी दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ पढ़ा था। मैंने भी आईपीसी पढ़ी थी। आईपीसी के अंदर मैंने ये पढ़ा था कि सिर्फ वो जो केस हो ना, कि जहां पर क्रिमिनल अंदर जाके छुप गया किसी मकान के अंदर और कोई रास्ता नहीं है, और वो तब ऐसे के अंदर पुलिस किसी एरिया के व्यक्ति को बुलाकर सिर्फ उसको पकड़ने के लिए दीवार तोड़ सकती है। ये पता नहीं कहां से कानून आ गया। जाओ सीधा बुलडोजर। एक फैमिली में 10 लोग हैं, एक का अपराध है तो 10 अपराधी बन गए। इन्होंने तो परिभाषा ही बदल दी है कानून की, क्योंकि इनके बस परिभाषा की नहीं बदल, है ना। ये सबका गरीबी दूर साथ करनी सबका इनके बस की विकास नहीं है के ना। लिए। जातिवाद को नहीं नहीं, कंट्रोल करना गरीबी इनके बस की बढ़ानी नहीं है है। इनको, नहीं इनके बस की है। इनके बस की ये है कि सबका साथ सबका विकास, उसकी जगह सबका साथ और गरीबों का विनाश करना है इनका ध्येय। एक ही है कि जितना गरीब बना सको उतना इन लोगों को बना दो अपने कार्यकाल में, ताकि ये सिर्फ रोटी खाने के लिए रोटी मांगे, पैसे भी नहीं मांगे, ये कहें कि 2 रोटी दे दो हमें तो बस। दिन भर आप 24 घंटे काम करवाओ चाहे 15 घंटे काम करवाओ। इनकी नीति ये है, सावरकर की नीति है इनकी। जितना गरीब बना सकते हैं ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी हो, हर जगह से पैसा निकाल के, और ये विधानसभा में, लोकसभा में विधायक खरीदना, लोकसभा सांसद खरीदना, ये सब कर रहे हैं। मंदिर के लिए तो ये 100 करोड़ रुपया दे दिए राजस्थान में, लेकिन किसानों के लिए 100 करोड़ रुपया छोड़ के 100 रुपये भी नहीं देंगे। तो ये तो इनकी नीति है। ये तो सावरकर की पद्धति पे चल रहे हैं। 100 साल पूरे हो रहे हैं इस साल। इसलिए ये तो कुछ भी हो, ये तो अपना ब्रह्म हिंदू के नाम से ये ब्राह्मण राज स्थापित कर रहे हैं, जो करेंगे देर सवेर इस साल के अंत तक ये जरूर करेंगे। प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी, आपके परिवार ने जो विभीषिका सही है, तो मैं चाहता हूं कि एक अंतिम शब्द आप दें। और मुझे पता है कि आपका दिल दुखता है जब भी इस तरह की बातें होती है। आप हिंदुओं की जो आपने किताब भी छापी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जिसमें कहीं ना कहीं ये संदेश है कि हिंदू एक हो जाओ, बाबा साहेब जी का संदेश है, जो आज तक नहीं समझ में आया उनको। मैं चाहता हूँ हाँ, वो मतलब यही संदेश है उनका कि हिंदू में जो है ना, समाज में जो बंटवारा है वो नहीं होना चाहिए। और साथ में उन्होंने तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की जो किताब लिखी थी, वो एक्चुअली जो भाषण था उसमें वो यही कहा था कि कास्ट इज ए नोशन, ये एक वहम है और इस वहम को दूर किया जाना चाहिए। और अगर वो नहीं करते तो मतलब ये फिर वही होता रहेगा। हाँ, जाति का श्रृंगार, बिल्कुल। तो यही होता रहेगा। और उनको मैंने तो सिर्फ ट्रांसलेट जाति किया है, अनुवाद किया है। व्यवस्था से ऊपर उठना चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि चाहे कोई भी जाति का हो, वो अपनी जाति से बाहर आ नहीं रहा। मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा है। मैं आपको बताऊं, मैं मेरी एक जो है ना एक कुलीग थी, और वो जो है ना ओबीसी कास्ट की थी। तो वो ऐसे मतलब मुझे काफी मतलब बुलाती थी अपने घर में। तो मैंने फिर अपने मतलब जानकारों, मैंने कुली को उनके पिताजी के दफ्तर में भेजा। तो उन्होंने कहा हम पर जात में शादी नहीं कर सकते। मतलब पर जात में इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं और फिर भी आप जाति को मानते, पर जात में हम शादी नहीं कर सकते, क्या मतलब है इसका? तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब ही ना हुआ ना। तो बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल, लिखाई पढ़ाई जो है लिखाई का ना कोई कुछ मतलब नहीं कर है। नहीं सकती। इनके ढीठ चिकने घड़े, ये हाँ, 1000 साल गुलाम, इनका देश बट गया। इनका देश में आज 100 करोड़ गरीब हो गए। और ये जंगल जंगल के बिल्कुल। जो जानवर होते हैं ना, उनसे भी बुरे स्थिति के अंदर है। ऐसा नोच रहे हैं, खनोच हाँ रहे जी। हैं। शराब आनी चाहिए। अफ्रीका में भी ऐसा हम्म। नहीं होता होगा। हम्म। ऐसे नोच रहे हैं कि तुमने हमारी कथा क्यों कर दी इस पे। हमारे बड़े बड़े जो शंकराचार्य है वो बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अधिकार है, ये शास्त्र है। 3600 जगह पे शंकराचार्य ने बातें तोड़ी होंगी धर्मशास्त्र की। खैर, मैं ये यही समाप्त करता हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मिस्टर धन्यवाद। प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी और दुर्गा प्रसाद मीना जी। रावल जी दिल्ली से और मीना जी झुंझुनू राजस्थान से।
रावल जी प्रोफेसर रहे, पब्लिशर रहे, और मीना जी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के झुंझुनू के जिला अध्यक्ष हैं। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर जी की किताबें पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, और हमारी वेबसाइट है nspmart.com। धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, जय भीम, जय भारत, बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद।